हम एन के रामटे के जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुलढाना। हमने जो घर की याद एक कविता थी, करीब करीब 10 पदों तक 10-11 पदों तक हमने ये कविता यूट्यूब पर डाल दी है। आप सभी ने उसको देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। अभी आगे का जो 12वां पद है उसी घर की याद, जिनका कवि कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, उन्होंने विशेष तौर पर सही में अपनी ये घर की याद का तात्पर्य घर की जो स्मृतियाँ हैं, घर की यादें हैं, जो बार बार, ताकि ये भवानी प्रसाद मिश्र है वो आज़ादी की लड़ाई में जेल में चले गए थे और उनको कारावास भी हो गया था। कारावास के दिनों में किस तरह से वो एक सावन का महीना भी चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है और घर में जो उनकी माता है, पिता है, बहनें हैं, भाई है, उनको वो बार बार किस तरह से उनको याद आ रही है। लगातार बारिश हो रहा है और बारिश होने के कारण उधर से और इनकी यादों से भी, उनकी आंखों से, घर के लोगों की आंखों से, विशेष तौर पर माता की आंखों से आंसू, पिताजी के आंखों से आंसू किस तरह से आ रहे होंगे, किस तरह से उदास होते होंगे, ताकि ये भवानी है अपनी घर की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, माता पिता की इच्छा को याद करते हुए किस तरह से अपनी अच्छा सुखी परिवार छोड़कर, अपना घरदार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गया था और इसी कारण उनको जेल की सज़ा भी हुई थी। अभी जेल की सज़ा होने के बाद तो वह कारागार में बंद है। इधर लोहे के दरवाजे हैं, लोहे की खिड़कियाँ हैं और एकांत ऐसा वातावरण है। उसका जो जेल का वातावरण, अंग्रेजों के दिनों का जेल का वातावरण बहुत भयानक ऐसा वातावरण था। इसके कारण शायद घर के लोग किस तरह से नाराज़ होंगे, दुखी होंगे, उदास होंगे, आपस में संवाद शैली में माता पिता किस तरह से बातें करते होंगे, उसका भी वर्णन हमने कल के इसके पहले के पदों में हमने किया है और आपको यूट्यूब पर भी डाल दिया है। आपकी क्लास के ऊपर भी उनकी जो ये है सीडी है या वीडियो है, वो वीडियो भी मैंने भेज दिया है। अभी आगे का थोड़ी सी कविता बची हुई, ये पद 12वां है, 13वां पद है और उसके प्रश्न है, वो गृहकार्य के प्रश्न है, वह केवल अभी थोड़ी सी बची हुई है, उनको भी आज हम चालू कर लेते हैं। और करना मस्त। अभी जेल के दिनों में भी, अभी मान लो जेल में सही में घर के लोग किस तरह से आशंकित है, डरे हुए हैं कि भाई जेल में भवानी जेल में चला गया है और जेल में जाने के पश्चात उसकी क्या स्थिति होगी, उनको खाने पीने को मिलता या नहीं मिलता, उनका स्वास्थ्य कैसे, उनकी तबीयत कैसी है, उनका आरोग्य कैसा है, उसके बारे में चिंतित जरूर होंगे। और इन्हीं वहाँ से वो बादलों से, जैसे सावन के बादलों से या फिर बारिश से वो क्या करना चाहता है, क्या वह उदास न रहे, मैं कैसा हूँ, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो किस तरह से अपने धीरज तसल्ली देना चाहता है अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को। अभी इसमें चारों बहनें हैं उनके घर में आ गई, चारों भाई भी घर में आ गए अभी, ताकि वो चारों बहनें, चारों भाई घर में होने के बावजूद भी एक परिताप के घर के तौर पर भी लेखक ने, कवि ने उसका वर्णन किया गया है कि ये घर सही में परिताप का, दुख का घर, उदासी का घर, खिन्नता का घर, ताकि भवानी उन परिवारों में, उन बच्चों में, भाइयों और बहनों में भी सबसे लाडले थे और इनके कारण घर के लोग किस तरह से दुखी उदास हुए होंगे, उन घर के लोगों को समझाने के लिए अब संदेश देना है। संदेश किसके द्वारा देंगे, जो सावन के जो बादल है, उन सावन के बादलों को ही वह संदेश देना चाहता है। क्या संदेश देना चाहते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्रा? और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में मस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त का तात्पर्य मैं आनंदी हूँ, खुश हूँ, यहाँ काटने में मस्त हूँ। अभी महात्मा गांधी द्वारा सबको चरखा काटने का, जो सूत काटने का जो प्रचार है वह भी किया था, ताकि सूत काटते, चरखा चलाए, सूत काटते, कपड़े बनाए, खादी ग्रामोद्योग का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। और इन्होंने से खादी बाहर से जो मिल से कपड़े बनकर आते थे और हमारा जो खादी व्यवसाय है, खादी उद्योग है, वो काफ़ी मात्रा में बंद की स्थिति में आ गया था। इसी वजह से खादी के प्रचार के लिए चरखे का इस्तेमाल किया था। चरखा चलाओ और चरखा चलाकर खुद कपड़े बनाओ और खुद अपना माल अपने देशवासियों को दो, ताकि बाहर के कपड़े, और इन्हीं से बाहर के कपड़े को उन्होंने जलाने की होली भी की थी, ताकि बाहर के वस्तु पर हम बहिष्कार डाल देंगे। और इन्हीं से बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। उसमें एक हमारे कवि जो है भवानी प्रसाद है, वह भी इसमें शामिल हो गए थे। और इनसे बस वो क्या चाहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, आनंदी हूँ मैं, काटने में, सूत काटने में मस्त हूँ मैं, मस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अभी मान लो सर, अभी वो इतना सारा बहुत सारा भोजन भी मिलता है, जिसके कारण मेरा वजन अभी 70 शेर हो गया है, 70 किलो का मेरा वजन भी बन गया है और भोजन भी अच्छा मुझे मिल रहा है। इस तरह से वह संदेश, अभी जेल में क्या भोजन मिलता है आपको मालूम है? जेल में रुकासो की रोटी है, रुकासो का भात है, दाल है, सब्जी भी है, जिसमें तेल है, नमक है, मिर्च है, ना के बारे में डाला जाता है, ताकि जेल में जो कैदी होता है उनकी शक्ति कम हो जाए। वो उनकी शक्ति कहेंगे, उनकी विचारधारा कहेंगे, ताकि अगर भोजन अच्छा मिले तो शक्ति भी बनी रहती है और मानव के अंदर की जो विचारधारा होती है, भावना होती है, वह भी प्रबल बन जाती है। भूखा प्यासा आदमी कुछ नहीं कर पाता, ना काम कर पाता है, ना उनका जो दिमाग भी काम कर पाता है, नहीं कर पाता है। वही जानकारी इसमें देने की कोशिश की। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हो खेलता हो दुख डटकर ठेलता हूँ। अभी क्या मैं कूदता हूँ खेलता हूँ, अभी जेल में कहाँ कूदने को और खेलने को मिलता है?
लेकिन कहने का तात्पर्य ये दिया गया है, कूदता हो, खेलता हो, दुख डट कर ठेलता हो, ठेलना दूर करना। तो बिल्कुल दुख हुए आ जाता है तो डट कर बिल्कुल मुकाबला करते हुए दुख को क्या कर ठेलना दूर कर देता हो। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्तु मैं। अभी ये बिल्कुल बादलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अस्त मस्त हो, आनंदी हो, अस्त यानी समाप्त हो जाना। मैं जेल में आकर पूरी विचारधारा को, पूरे कार्यों को, हंसना है, खेलना है, कूदना है, ये बिल्कुल बंद हो गया है, ऐसा मत समझो। अस्त हो जाना, समाप्त हो जाना, मेरा जीवन ही जेल में आकर पूरा समाप्त हो गया, ऐसा मत करना। उनको ये कहना है कि दुख हंसता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, दुख दूर करता हूँ। और कहना का मैं मस्त हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं मेरा अस्त नहीं हुआ है, मेरी समाप्ति नहीं हुई। इस तरह से उन्हें विचार व्यक्त करने की कोशिश जरूर की है। उसी के आधार पर शब्द दिए गए और शब्द के आधार पर जो काव्य जो पद दिया गया, 12 पद दिया गया, उस पद की विशेषता भी इसमें अंकित की जरूर की गई है। व्यस्त कामों में लीन रहना, ठेलना दूर करना, दुख ठेलना, ठेलना का तात्पर्य दुखों को दूर करना। अभी उसकी विशेषता दी, कवि ने अपनी वास्तविकता को छिपाकर सावन के माध्यम से अपनी कुशलता का समाचार भेजा है। दूसरी, कालिदास के मेघदूत परंपरा का भी निर्माण हुआ है, अनुप्रास अलंकार के प्रयोग हुआ है, शांत रस का परिपाक हुआ है, प्रसाद गुण युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है। छंदबद्धता है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए चौपाई छंद को छंदबद्धता कहा गया है। सहज सरल खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अब इसके आधार पर, उसी पदों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कवि तथा कवि का नाम लिखिए। कारावास में बैठे बैठे कवि को क्या सताने लगती है। उसमें तीसरा प्रश्न है, कवि किसकी परंपरा अनुसार सारा दिन काम में लीन रहता है। कवि सावन में अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। पांचवा प्रश्न, कवि अपने माता पिता से क्या छिपाना चाहता है। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। अभी 13वां पद को हम देख लेते हैं। 13वां पद है, 13वां पद का पहला भाग है, हाय रे ऐसा न कहना, हाय कि जो जैसा न कहना, कह न देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अभी 4 पैसे चौपाई छंद दिया गया है। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे का दुख की भावना है, इसमें दुख का भाव व्यक्त होता है। हाय रे ऐसा ना कहना, जो वास्तविकता है वो वास्तविकता को छुपाने की कोशिश कवि कर रहे हैं, और वास्तविक जो चित्रण है वह न बताओ। इस तरह से सावन के बादलों को वो संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो जैसा बनेगा, जैसा है वैसा मत कहो। अगर जैसा का वैसा अगर कह देंगे तो मेरी माता पिता जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। उनको मेरे दुखों का एहसास मत करा दो, ताकि अगर मेरे दुखों का एहसास अगर उनको हो जाता है तो वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। पहले वो तो दुखी है और मैं इस बेकार परिस्थिति में हूँ, दुख की परिस्थिति में हूँ, दुख के हालात में हूँ, ऐसे जानकारी अगर आप दोगे तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। और कभी अपने माता पिता को दुखी करना नहीं चाहता। और इन्हें से कहता है कि जो जैसा वैसा मत कहना, जैसा है वैसा मत कहो, ताकि मेरी हालत जेल में कैसी है वैसा ही अगर आपको उनको माता पिताजी को संदेश दे देंगे तो माता पिताजी काफ़ी दुखी होंगे। कह न देना जागता हूँ आदमी से, कह न देना जागता हूँ करके बिल्कुल ये मत कह दो ना कि आदमी से भाग रहा हो करके, अलग हो रहा हो करके, मैं आदमी के साथ रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझा कौन हूँ मैं खुद में कह न देना मौन हूँ, बिल्कुल मैं चुपचाप। और सही में जेल की ज़िंदगी बिल्कुल चुपचाप बितानी पड़ती है। एक छोटी सी कालकुटरी रहती है, उस कालकुटरी में बोलने के लिए नहीं, कुछ सुनने के लिए नहीं, ये अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं, आदमी नहीं रहता हो। नहीं ऐसे आदमी से भागता हो, अलग कोठरी में रखा जाता है। इन्हीं में से कहा गया है, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझे कौन हूँ मैं कौन हूँ। मैं मौन चुपचाप रहता हूँ, अकेला पड़ा रहता हूँ, उदास रहता हूँ, खुद नहीं रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। ऐसा मौन शब्द करते क्या करने की कोशिश की है। खुद ना समझू कौन हूँ मैं, सही में अपने अस्तित्व को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जेल के उस कालकुटी के वातावरण में आदमी पर भूल जाता है। और इस तरह से अगर मैं मौन धारण किया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा अगर कह दोगे और माता पिता दुखी हो जाएंगे। यही भाव इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की गई है। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, अंदर में कुछ बको मत, ऐसा उल्टा सुल्टी बातें उनको मत बता दो। इस तरह से संदेश वो बादलों को देना चाहते। देखना कुछ को बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, उनको कोई शक, उनके मन में कोई शक पैदा हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। बिल्कुल मस्त रहता है, कभी जेल के कालकोठरी में मस्त है, आनंद है, बिल्कुल जागता रहता है, आदमी के बीच में रहता है, बिल्कुल आदमी समझ कर उनके साथ रहता है। और इस तरह से बिल्कुल वास्तविकता छुपाकर अवास्तविकता चित्रण करने की बात कभी बातों से कर रहे हैं। हे सजिले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वन बरसे पाँचवें को वन थे। तुम्हें जितना सजिले सावन, सज धज कर हरा भरा वातावरण दिखाई दे, चारों हरियाली है, चारों फसलें आ गई है, शांत ऐसा वातावरण है। इन्हीं वजह से कहा गया हे सजिले हरे सावन,
सावन का महीना बहुत सजीला होता है, सज धज कर सजीला, सज धज। अभी धरती सजी हुई है, फसलों से है, पेड़ पौधे से, पूरी तरह हरियाली छाई हुई है। और इनकी हरियाली, धरती की हरियाली, जो पेड़ पौधे ही उनकी हरियाली है, उन्हीं से सजीले हैं। सज धज कर धरती सवर कर आई हुई है, ताकि सज धजने का तात्पर्य है ताकि फसलों में फूल आए हुए हैं, फलियाँ आने वाली है, तो चारों ओर से खुशी का वातावरण है। इसी वजह से खुशी का वातावरण है, कई वर्णन सावन के महीने में दिखाई देता है। इन्हीं वजह से तो सावन के महीने में लड़के हैं, छोटे 12-15 साल के लड़के लड़कियाँ पेड़ पौधों को झूले बांधते हैं, झूलते हैं, आनंद लेते हैं, सावन के गीत भी गाते हैं। और ये सावन का महीना बहुत ही सुखद ऐसा महीना होता है। इस सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार भी आ जाते हैं। बहनें हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, अपने अपने मायके चली जाती है और एक खुशी का माहौल होता है, आनंद का माहौल होता है। बहुत सारे त्यौहार इसी सावन के महीने में आ जाते हैं। इन्हीं वजह से हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम पुण्य हो, पवित्र हो, पुण्य पावन हो, पावन पवित्र है, पुण्यवान हो, पवित्र हो। तुम बरस लो वह न बरसे, तुम्हें जितना बरसना है उतना बरस, वह न बरसे। यानी वो न बरसने का तात्पर्य दिया गया पर रोने ना लगे। जिससे आसमान से बादलों से बारिश आ जाती है, उस बारिश से ही धरती हरी भरी हो जाती है, सुजलाम सुफलाम हो जाती है। वैसे ही अगर माता पिताजी की आंखों से अगर पानी आ जाएंगे तो रोने लगे, दुखी हो जाएंगे, तो दुखी भाव कभी अपने माता पिता के चेहरे पर देखना नहीं चाहते, वही भाव अंकित करें कुछ के। तुम बरस लो वह नहीं बरसे, पाँचवें को वह न बरसे, पाँचवें को और उन्हें पाँचवा बेटा है। उसी कवि का आधार पर कुछ शब्द दिए गए और कुछ विशेषता भी दिए गए, उनको एक बार देख लेते हैं। मौन, चुप है, चुपचाप रहना है, उदास रहना है। बक यानी कुछ कह न देना है। सजीले यानी सजे हुए है, पावन यानी पवित्र है। उसी आधार पर कुछ विशेषता दी गई है। कभी सावन से अपनी वास्तविकता न बताने का आग्रह करता है। जो जेल की कालकोठरी की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता न बताए। अगर वास्तविकता अगर माँ बाप को बता दे तो माता पिताजी काफ़ी मात्रा में दुखी हो जाएंगे। यही भाव कवि के मन में है। और कभी अपने माता पिता को दुखी करना नहीं चाहते। और इन्हीं वजह से कभी क्या चाहते हैं विशेषता में, उन प्रति विशेष क्या है कि वास्तविकता न बताने का आग्रह सावन के बादलों को वह कर रहे हैं, सावन को कर रहे हैं। करुण रस की व्यंजना जरूर हुई है, संवाद शैली में है। माता पिता के साथ कभी संवाद कर रहे हैं। ऐसे समाज शैली के उदाहरण इस पंक्ति में, इस पद में, 13वें पद में दिखाई देते हैं। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ गया है। शांत रस का परिपाक हुआ है। प्रसाद गुण से युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग हुआ गया है। सस खड़ी बूढ़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब इसी पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कवि तथा कवि का नाम लिखिए। कवि सावन से क्या न बताने का आग्रह करता है। तीसरा प्रश्न, कवि सावन से क्या बताने का आग्रह करता है। कवि को अक्सर किसकी याद आती है। आगे का प्रश्न, कवि दुर्गा से सावन को क्या समझाता है। कवि ने सावन को कैसी उपमा दी है। कवि आखिरी प्रश्न है, कवि किसकी आंखों से आंसू ना बरसने की बात कहता है। अभी उसे कुछ मूल्यांकन के प्रश्न दिए गए, गुरुकार के प्रश्न दिए गए हैं। वो 5 प्रश्न हैं, उनको भी थोड़ा सा अब लिखना है, उसको भी समझना है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। मायके से आई बहन के लिए कवि के घर को परिताप का घर क्यों कहा गया है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषता को उकेरा गया है। 4था प्रश्न, उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों छू नहीं पाता है। 5वां प्रश्न दिया है, कवि सावन से अपने बारे में क्या क्या बताने का अनुरोध करता है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होगी। फिर भी इस कविता के बारे में जो भी समस्या आ जाएंगी, कल के पाठ में हम गूगल मीट के द्वारा उस सभी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।